गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस नीट डिवीजन। पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन का कुछ पार्ट कर रहे थे। उसमें हमने देखा था एन फैक्टर कैसे निकालना है सभी रिएक्शन के लिए अलग अलग। ठीक है, तो इन द सेंस कहने का मतलब ये था, उसमें टोटल मिला के हमें देखना है एन फैक्टर निकालने के लिए क्या देखना है, सबसे पहले कि कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस। ठीक है, तो नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। आप कोई भी रिएक्शन चाहे याद रखो चाहे ना रखो, एक डिस्प्रपोर्शन को छोड़ के उसका जरूर याद रखना। N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ये होता है। उसके अलावा सोच के देखो, आप मान लो किसी में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं हूं, किसी एक को भी 10 रुपए दे रहा हूं, किसी एक को भी 10 रुपए दे रहा हूं, तो आप क्या निकालोगे, कितने रुपए दिए बताओ। हाँ सर 10 प्लस 10 आपने 20 दे दिए। तो ऐसे ही मान लो कोई भी दो एलिमेंट है, एक ए है बी है, या ये अकेला ए है, ये दो बार क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, या ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी एक दे रहा है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, नेट चेंज। वही अगर बात करूं, मैं किसी को 100 रुपीज दे रहा हूँ और रिटर्न में मुझे 50 वापस कर रहा है, मैं किसी को 100 दे रहा हूँ 50 वापस कर रहा है, तो मेरा नेट एक्सचेंज कितने का है, 50 रुपीज का। ठीक है, मान लो वही है, इसमें भी इसी में लगा लो ए और बी। ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो कितने का एक्सचेंज, 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये आप कर लोगे। दिक्कत वहां आती है जब किसी रिएक्शन में पता ही ना चले। मान लो Zn Cl2 प्लस Mg Cl2 बन जाता है प्लस जिंक बार। ठीक है, नहीं इसमें तो पता चल जाएगा, यहाँ पे किस में है, +2 में है, यहाँ पे 0 में, इसमें आपको पता लग जाएगा। Mg किस में है, 0 में, और यहाँ पे +2 में। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, हाँ सॉरी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीडेशन, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, सॉरी भाई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब बच्चे क्या करते हैं, सर एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन कर दो। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, 0 नहीं। आपको सिर्फ ये देखना नेट एक्सचेंज, ये आपको कब लगाना है, समझो इस चीज को। मान लो ए बी सी, ठीक है, ये तीनों है, कुछ फॉर्म हो रहा है। मान लो बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इस सी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इस भाई साहब का ऑक्सीडेशन लगा लो आप बस। तो जब कभी भी एक ही क्या हो बेटा, कंपाउंड हो, उसके अंदर क्या हो, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन, तो वहां का नेट चार्ज निकालते हैं। उसके लिए है, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस पूरे कंपाउंड को, या पूरे कंपाउंड को देखो कितना ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, टोटल काउंट करोगे कि नहीं करोगे, ये उसके लिए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीजों को भूल जाओ, आप बस नेट ऐसे देखना। दूसरा देखो, ZnSO4 प्लस MgCl2 कन्वर्ट हो रहा है ZnCl2 प्लस MgSO4। चलो यहाँ तो पता लग रहा था, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। यहाँ बताओ सर, ये +2 में, ये +2 में, ये +2 में, ये +2 में, अब बताओ कितने का एक्सचेंज। यहाँ भी नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिफरेंट आयंस। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट। यहाँ पे SO4 की वजह से 2 था, लेकिन अब इसके पास Cl2 आ गया, उसकी वजह से 2। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ाना। उसके अलावा मान लो कोई ऐसा केस, कोई भी रिएक्शन आपको कोशिश करनी है बैलेंस, जहां आपको ना समझ आए। मान लो किसी रिएक्शन के अंदर, तो ये तो लिख ही लो नोट लगा के, किसी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जो मीडियम है वही रिएक्शन का मेन पार्टिसिपेंट है। ठीक है, इन ए रिएक्शन
medium is also participate in reaction, then first balance the reaction, मान लो K2Cr2O7, ये भाई साहब ऑक्सीडाइज करते हैं, ये एसिडिक मीडियम है। अब देखो समस्या ये है कि ये एसिडिक मीडियम है, ये बता रहा है, लेकिन साथ के साथ देखो क्या बता रहे हैं कि इन ए रिएक्शन मीडियम, वही रिएक्शन का क्या हो कि पार्टिसिपेट हो, किसमें ब्रेक हो जाएगा ये, सॉरी Cl2 में, क्रोमियम +3। ठीक है, तो इसका आपने पहले इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद आपको पता ही है क्या लिखते हो आप, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उससे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। मान लो हमने आइडिया लगा ले पूरी रिएक्शन में कितने नेट एक्सचेंज, ये नेट एक्सचेंज हम निकालते हैं पूरी रिएक्शन के लिए। मान लो रिएक्शन के अंदर नेट एक्सचेंज हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ रहा हो मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2, ये रिएक्शन हो गई हमारी, मान लो बैलेंस करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन आए, तो सबसे पहले इसका निकालोगे, बताओ क्या निकालेंगे, इसको क्या करोगे आप, नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है तो 1 कॉमा, इसके लिए 6 डिवाइडेड बाय 4, इसके लिए 6 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट वन के लिए 6 डिवाइडेड बाय 2, नेट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय, ठीक है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इक्विवेलेंट मास या वेट, आपको पता ही है मास और वेट के अंदर ज़्यादा चेंज है नहीं केमिस्ट्री में। इक्विवेलेंट मास सिंपल है, बताओ जरा क्या बताया था, हाँ, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। दिस इज ए ट्रिक, आप इसको ट्रिक या फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सारे बन जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्लेस, ठीक है, विच रिप्लेस और एक्सेप्ट, और उसके बाद एक मास होता है, ठीक है। मान लो कोई एलिमेंट ए है, ये दूसरे एलिमेंट का कितना इक्विवेलेंट मास यूज कर रहा है या कितना इक्विवेलेंट मास हटा पा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। एक बार लिखो, एक बार मैं समझाता हूँ आपको, तो डेफिनेशन लिखो इसमें, mass of an element अरे mass of an element which is replace or accept 1 ग्राम H2 8 ग्राम O2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 35 पॉइंट ये समझने की जरूरत है, बोर्ड की आदत हो 108 Hg। देखो समझो इस चीज को, कोई एलिमेंट इन मासेज को कितना रिप्लेस करता है, कितना एक्सेप्ट करता है, ठीक है। 1 ग्राम H2 मोलर मास H2 का कितना बेटा, सर मोलर मास इसका 2, इसका n फैक्टर कितना, ये पहले वैसे निकाले हुए हैं, ये स्टैंडर्ड की तरह है, ये मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हमने निकाला है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्मूले से नहीं, वैसे ही निकाला गया है पहले इनको, ठीक है, ये फॉर्मूला तो बाद की बात है, इनको निकाल लिया, और अगर इस फॉर्मूले से निकालें 1 H के ऊपर
+1, 2H के ऊपर 2 + 1। देखो O2 में आप क्या करोगे सर, मोलर मास 32, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 4 नेगेटिव, 8। क्लोरीन के ऊपर 2 नेगेटिव, 71 डिवाइडेड बाई 2, Ag के ऊपर 1 है तो 108। ठीक है, अब समझो इस चीज को, कहने का मतलब क्या है। मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन है, मान लो Mg है, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, MgO फॉर्म कर रहा है। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। Mg का मास कितना सर 24, आपको सभी को पता है 24 ग्राम, मगर मोल के रेस्पेक्ट ये कितना मोल है, 1 मोल, और ये कितना है हाफ। हमें ये देखना कि 8 ग्राम O2 कितने MgO के साथ रिप्लेस या एक्सेप्ट हो सकता है, बस। ठीक है, तो बस यही देखना है। चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पे 1 mg, और ये भाई साहब कितने हैं हाफ, यस और नो। तो देखो 16 ग्राम। अब इसको उल्टा लिखो, हमें इसके साथ चेक करना है, इसके साथ नहीं इसके साथ चेक करना। अब अगर वैसे लिखना चाहो वैसे, हाफ मोल O2 मतलब 1 मोल में कितना 32, हाफ मोल में 16 ग्राम। 16 ग्राम O2 कितने के साथ कोलैब करेगा बताओ भाई, हाफ मोल किसके साथ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, 1 मोल के साथ। 1 मोल Mg इक्वल्स टू 24 ग्राम। ये है क्या मोलर मास। हमें किस में चाहिए, इक्विवेलेंट मास के रेस्पेक्ट में, तो ये इन सभी के इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, अगर ये 1 ग्राम होता तो सर 24 डिवाइडेड बाई 16, लेकिन हमारे पास ये है कितना, हमें किसके साथ कंपेयर करना है 8 ग्राम O2 इक्विवेलेंस के साथ। 24 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8, ये 2 टाइम ये 12, तो 12 ग्राम Mg इक्विवेलेंट के साथ कंपेयर किया तो कैसा मास आ गया, इक्विवेलेंट मास। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाओ, Mg यहाँ पे 0 है, 0 से +2 में चला गया, +2 में चला गया, कितना n फैक्टर बेटा प्लस का 2। रही बात दूसरी, तो मैंने बताया था अल्काली मेटल, अल्काली अर्थ मेटल, इसका +1 इसका +2 हमेशा, तो +2 है, फॉर्मूले में लगा दो। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलर मास 24 डिवाइडेड बाई n फैक्टर कितना आ गया 12। ठीक है, ओके, समझ आई बात। ठीक है, और इक्विवेलेंस मास क्या है बेटा, किसी भी रिएक्शन के लिए निकालते हैं, हमेशा सेम नहीं होगा, हमेशा क्या नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा। मान लो किसी जगह Mg को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और Mg हमारे पास 2 मोल यूज हो रहा है, कितने मोल 2, तो 2 मोल का मतलब 48 मोलर मास, यस और नो कि यस सर 48 है। और 2, और उस रिएक्शन का हमें उस एलिमेंट के अंदर क्या निकालना पड़ेगा, n फैक्टर। अब मान लो ये n फैक्टर कुछ डिफरेंट आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 1 आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन आप देखो, अब क्वेश्चन करते जाओगे आप समझते जाओगे। ठीक है, डिफरेंट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात। तो दिस इज इक्विवेलेंट मास। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ इस फॉर्मूले के अलावा। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, हम चला देंगे इसको, सारे क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई, ओके, इक्विवेलेंट मास निकालना आपको है ना, ठीक। सेकेंड N2 + H2 रिएक्शन है, अमोनिया मिलता है, ठीक है, इसका कुछ ग्राम भी दें क्या, दे सकते हैं। मान लो ये 28 ग्राम है, आपको क्वेश्चन आप ही को करना है, ये 6 ग्राम है, ठीक है। देन फाइंड आउट,
इक्विवेलेंस मास ऑफ N2, N2 का बताओ। चलो पॉज करो, ट्राई करो। आपको कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला लगाना है। हो गया, चलिए देखते हैं। N2 हमारे पास, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका बताना है, N2 का। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहाँ पे 0, 0 से किस में गया, -3 में। कितने का चेंज, 3 इलेक्ट्रॉन। और वो 3 इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हुआ, एक नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन है कितने इस साइड, वही 1 मोल ले, 1 मोल में कितने नाइट्रोजन है, 2। एक नाइट्रोजन 3, तो 2 नाइट्रोजन कितने सर, 6। N फैक्टर 6 आ गया। E इक्वल्स टू क्या रखोगे, 28 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाई 6। दिस इज द आंसर, 28 डिवाइडेड बाई 6, यही इसका इक्विवेलेंट मास। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जिसका निकालना हो उस पूरे का आपको क्या करना है, मोलर मास पता होना चाहिए, उसका N फैक्टर कितना है वो पता होना चाहिए, बस, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ओके। चलो इसको तो क्लियर करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन करो। नेक्स्ट है H3PO2। ठीक है, H3PO2 कन्वर्ट हो रहा है PS3 प्लस क्या गिवन है, H3PO3। ठीक, ओके। इक्विवेलेंट वेट बताना आपने इसका, क्या मासेज भी गिवन है, नहीं कुछ नहीं। ठीक, चलिए बताइए। चलिए हो गया, देखते हैं। हमें इसका इक्विवेलेंट मास बताना है। ये एक जगह, ये दूसरी जगह। एक ही एलिमेंट जब दो जगह क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहाँ पे कितना है, 4 प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है क्या, देखो एक बार, माइनस का 6 प्लस 3, -3 आगे जाके +3, 4 3 1 बच गया, आगे जाके प्लस माइनस। ठीक है, ध्यान से देखो, +1 से +3 क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। +1 से -3 सर, रिडक्शन। जब किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सर, डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शन मतलब N फैक्टर इक्वल्स टू N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस M2। वेरी गुड, एक ही फास्फोरस है, देखो इस पूरे में एक ही है, चेंज नहीं करना। 1 से 3 गया, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज सर, 2 का। 1 से -3 चला गया, कितने का चेंज सर, 4 का। 8 डिवाइडेड बाई 6 और 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लो मैंने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, +1 हुआ, तो सबसे पहले तो मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, दे रखा था वही हुआ, तो कितना हो गया मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया। अब -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, टोटल कितने हो गए, 4। नेक्स्ट, इक्विवेलेंस मास क्या हो जाएगा, मोलर मास सर डिवाइडेड बाई N फैक्टर। मोलर मास ऑफ H3PO2 3, ठीक है, 32, 65 डिवाइडेड बाई 4/3, 66 करो, 31 है, तो 66 डिवाइडेड बाई 4/3, 3/4 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 33, 99 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 49 आ गया, 49.5, 50 के आसपास आ गया। ठीक है, बस यही करना है आपको। सबसे पहले क्या सर, N फैक्टर निकालेंगे, फिर मोलर मास आपको पता होता है कैसे निकालना होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, ठीक, ये है FeS2 जो कि कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में प्लस SO2 में।
इसका बताना है आपने। चलो करो फटाफट, क्या करोगे बताओ। हो गया, चलिए देखते हैं। ये Fe है, ये S2 है। मैंने बताया था कि क्या बताया था कि एक सल्फर पे -2 चार्ज होता है, 2 सल्फर पे कितना -4। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन +4 होनी चाहिए इस हिसाब से। तो Fe सिर्फ और सिर्फ +2 या +3 में ही मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन हम गलत साइड से चेक करें। इन द सेंस S2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2। S2 के ऊपर कितना चार्ज होता है -1। ठीक, आगे आ जाओ। आप क्या देखोगे इसमें +3। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज सर? एक का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सर? ऑक्सीडेशन। सल्फर पे आ जाओ, -1 है, -1 से किस में चला गया +4 में। -1 से सर +4 में। Fe एक ही था, ठीक है। इस साइड का चेक करना है। सल्फर 2 है, कितने का चेंज हो रहा है 5 का। कितने सल्फर है सर? 2, 11 का चेंज, सॉरी 10 का चेंज। कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ भाई, 5 × 2 11 बता रहे हो, ठीक है। कितना होगा 10। अब ध्यान से देखो, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों ही जगह इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, n1 + n2 = 10 + 1 = 11। आपके पास n फैक्टर आ गया। इक्विवेलेंस मास = मोलर मास डिवाइडेड बाई 11। समझ आया? चलिए शाबाश, समझ आया, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मास या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मास को हटाओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिख लो बस, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ओके, कई क्वेश्चन में ये लिखा आएगा, देखो इक्विवेलेंस मास या फिर आप क्या कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंस मास। दोनों को हम सेम कंसीडर करके चलेंगे, लिख लेना कहीं साइड में। दोनों को हम क्या करके चलेंगे? सेम कंसीडर। इन द सेंस आप ये समझो, ये भैया एटॉमिक मास है और ये ग्राम एटॉमिक मास है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन N2 N2 का एटॉमिक मास बताओ। एक नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28। एटॉमिक मास है AMU 28 ग्राम। यूनिट चेंज है, ठीक है। ओके, अगर यूनिट चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या सेम, ऐसा ही कुछ यहाँ पे आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यूनिट से हमें कोई लेना देना होता नहीं, ठीक है। तो इसलिए सेम। तो कहीं पे भी ग्राम इक्विवेलेंट मास भी लिखा आ सकता है, ठीक है। टेंशन नहीं करने का बिड़ू, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ दूसरों को देने का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा, क्या देखा कि n फैक्टर। इस एपिसोड में आप क्या देखोगे? इक्विवेलेंस मास। चलिए आप ये बताइए, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या सीखा कि गिवन मास हमें पता होना चाहिए। फिर हमने मोलर मास निकालना सीखा और गिवन मास को हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमने मोलर मास की जगह क्या निकालना सीख रहे हैं सर? इक्विवेलेंट मास। अगर गिवन को मैं इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा सर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो वो मोलर मास के लिए यूज होगा। जब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट की बात करेंगे वो किसके लिए होगा? इक्विवेलेंट मास के लिए। दैट्स इट, इतना सिंपल है। गिवन मास m नहीं आएगा, m यहां आएगा। गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास।
कुछ समझे? और क्या हो सकता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर यहाँ पे चला जाएगा। और क्या हो सकता है बताओ जरा? मास डिवाइडेड बाय गिवन मास, मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, बस यही है, आपने नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने लेकिन एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। एक बार इधर वाले पे आप थोड़ा सा इधर वाले पे आप एक बार क्वेश्चन करो, क्या करना है? वही सर नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट, दैट्स इतना सिंपल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 31.6 ग्राम KMnO4। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट in 31.6 gram KMnO4 in acidic medium। अब आए ना, चलिए ट्राई कीजिए। हो गया, वेरी गुड। पॉज करके ट्राई कर लिया करो। लिखा क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 31.6 ग्राम KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। गिवन मास है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास होता है सर, और डिवाइड में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास 31.6 है, इक्विवेलेंट मास हमें पता नहीं, ये हम निकाल लेंगे। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें पता ही हमें क्या करना पड़ता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ठीक है, मोलर मास हमें KMnO4 का पता है, किस पे बात आएगी? एन फैक्टर की। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एन फैक्टर को निकालने के लिए एक लाइन गिवन है। कौन सी लाइन गिवन है बताओ जरा? अरे ये है ना भाई, एसिडिक मीडियम। मैंने आपको बताया था ये KMnO4 भाई साहब +7 में रहते हैं, लेकिन जैसे ही एसिडिक मीडियम आएगा ये हमेशा +2 में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिडक्शन। +7 से +5, +7 से +2 में कितने का चेंज सर? 5 का। एन फैक्टर कितना? 5। KMnO4 का आप निकालो, क्या निकालो? मोलर मास 158 आएगा। रख दो क्वेश्चन में, यहाँ पे रखो 31.6, ज़्यादा ऊपर नहीं चला गया? क्या लगता है आपको? यहाँ पे रख दो, क्या लिखोगे? 158 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 31.6 डिवाइडेड बाई 158, ये इनटू में चला जाएगा 5। 038, अरे ये तो यही आ गया ना, हाँ ठीक है। 158 डिवाइडेड बाई 158 1 आ गया। सो लाइक नंबर ऑफ मोल्स, लाइक क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या आएंगे बताओ? 1/5 आएगा। क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स 1/5 आते हैं, वो निकालते। तो एन फैक्टर कितना होता है? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया। ओके, तो ये तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, अब इसके बाद आप पढ़ो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। ठीक है, और ये पहले पढ़ लो क्योंकि नॉर्मलिटी के कुछ क्वेश्चन में ये यूज हो जाएगा। देखिए जरा कैसे, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बोल देते हैं। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन है N2B, ये 2 के लेके चलो, फॉर्म कर रही है 2, 3, जो भी आपकी मर्जी हो।
N4D, ठीक है। N1A, N2B, N3C, N4D, A B C D कोई क्या है, N1 N2 N3 क्या है, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट A1 A2 A B C क्या है, कंपाउंड। तो हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इक्विवेलेंस ऑफ A किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंस ऑफ B के इक्वल होगा, इक्विवेलेंस ऑफ C के इक्वल होगा एंड इक्विवेलेंस ऑफ D के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट मास नहीं, इक्विवेलेंस बोला है, समझ गए। इक्विवेलेंस क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बताओ। हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। कि सर ये कैसे हो सकता है, इक्विवेलेंस ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B। तो देखो, जैसे सबकी पॉकेट मनी अलग होती है, ठीक है, सबकी सैलरी अलग होती है। भाई कुछ लोगों की हो सकता है सेम, पर हम मान के चलते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डिफरेंट सैलरी पे काम करते हैं, एक कंपनी के काम हो तो ठीक है, अलग अलग पोजीशन के लोग अलग अलग होल्ड करते हैं, ठीक। तो ऐसा ही है कुछ क्वेश्चन है। मान लो मैं ये लिख दूं, क्या लिखूं मैं, मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 10 रुपए। नहीं, पहले आप बड़ी करेंसी लेके चलो, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी। $10 मान लो, कोई भी डॉलर, US डॉलर, जो भी आपका मन करे। इक्विवेलेंस ऑफ A, इसको प्रूफ करने के लिए मान लो 10 क्या है हमारे पास, डॉलर है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे कितने हो जाएंगे, अभी 80 से तो ऊपर ही चल रहा है, पता नहीं कितना चल रहा है, 800 रुपीज। भाई $10 में, $1 में 80 के आसपास है, तो 10 में कितने हो गए, 800 रुपीज, ठीक है। आगे चलो, मान लो इसी को मैं किसी और में कन्वर्ट कर देता हूँ, कोई अपने से भी कमजोर, मान लो श्रीलंका लगा लो, या श्रीलंका की करेंसी अपने से कमजोर, तो श्रीलंका रुपया लगा लो, ठीक है। पता नहीं श्रीलंका में रुपया होता है कि नहीं होता, आप लगा लो श्रीलंका। मान लो अपने से 2 टाइम्स कम है, भाई अपने 1 रुपए की वहां पे कितनी कीमत है, 2, तो कितने हो गए, 1600। कहीं और लगा लो भाई, बांग्लादेश लगा लो, नेपाल लगा लो, वहां पे भी अपनी करेंसी मजबूत है, ठीक है। तो ऐसे लगा लो जिससे अपनी करेंसी और डाउन हो। मान लो एक क्या मान ले, 20 हो मान लो, ठीक है, कोई भी मान लो जहां एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो। तो ये 1600, कोई ऐसा और मान लिया हमने जिसमें क्या हो, इससे भी डाउन हो, 3200 आ गया, कोई तो करेंसी होगी समथिंग। भाई जहां पे हमारे 1 रुपए की कीमत कितनी है, 4। तो जरा बताइए, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स में है, डिफरेंट करेंसी में है, डिफरेंट देश से है, लेकिन क्या सब एक ही एक नहीं है। भाई $10 का मतलब क्या है, 800 रुपये, 800 रुपये का मतलब क्या है, 1600 श्रीलंकाई रुपये, या फिर 1600 श्रीलंका रुपये का क्या मतलब है, 3200 कुछ समथिंग अगर कोई है तो। इसका मतलब $10 3200 के भी बराबर है, 1600 के भी, 800 की, या फिर 800 अपना तीनों के बराबर है। तो ऐसा ही कुछ हमें इक्विवेलेंस में देखना है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, चाहे भाई वो 10 का डॉलर हो चाहे कुछ हो, वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट। ये किसने बताया बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, ऐसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मास एक्शन बीच में याद आ गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंस मास, अब ये देखो फायदा कहाँ देगा, ये फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट लिखो, ठीक है। मान लो कोई एक ही सब्सटेंस है, ये रिएक्शन कर रहा है बी के साथ भी सी के साथ भी, तो इसका इक्विवेलेंस मास क्या लिखेंगे हम, लिखो इक्विवेलेंस मास नहीं, इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंस ऑफ, ये आगे आएगा, इस पे कुछ एग्जांपल भी आएंगे। ये एक ही है और दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब दोनों का इक्विवेलेंस ऐड करेंगे तब जाके इसका। थर्ड केस क्या बनता है, मान लो ए प्लस बी किसी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सी को। अब ये सी भाई साहब ई के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहा है, मान लो एफ, ठीक। ऊपर वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, चल क्यों नहीं ना, इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। नीचे वाले रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंस ऑफ सी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ ई
इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ एफ। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसमें लिख लेना। जो रिएक्शन किस में हो, सीक्वेंस में हो। ए बी से क्या बना, सी, और सी फिर किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एफ। तो देखो मैथ में एक फॉर्मूला होता है, अगर ए बी के इक्वल्स है और बी भाई साहब सी के इक्वल हैं, तो ए ऑल्सो इक्वल्स टू सी। देखो ये सभी इक्विवेलेंस किसके हैं, सी के, और सी इनके भी इक्विवेलेंस है। तो दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, बताओ। एक सेकंड, बताओ हम क्या कह सकते हैं। हाँ, ये सारे आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंस। सो इक्विवेलेंस ऑफ सी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ ई, इक्विवेलेंस ऑफ एफ इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ ए, इक्विवेलेंस ऑफ बी। 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हो गए कि 6 होने चाहिए थे ना, नहीं 5 होंगे ना, एक कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारे कहने का मतलब। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि ए इक्विवेलेंस बी के होगा, बी इक्विवेलेंस सी के, और सी इक्विवेलेंस डी के, बस आपको यही करना है, समझ आए। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ओके ठीक, एक नोट लगा लेते हैं, ये तो मिस हो गया भाई। नोट में बताओ, अगर मान लो सी है, आपके पास क्या है, सी, और उसका इक्विवेलेंस क्या होना चाहिए, सेम। हमने क्या देखा कि ए प्लस बी सी फॉर्म कर रहा है, सी प्लस ई एफ फॉर्म कर रहा है। मान लो यहाँ पे सी का एन फैक्टर 2 है, यहाँ पे किसी वजह से एन फैक्टर 3 हो गया। अब बताओ क्या अब इक्विवेलेंस होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया सी तो सी है, मोलर मास तो इसका चेंज होगा नहीं। तो एक बार मोलर मास को हम 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार मोलर मास यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, 3 से, तब जाके इक्विवेलेंस मास आएगा। बस दोनों का इक्विवेलेंस मास डिफरेंस, सो इक्विवेलेंस भी डिफरेंस। तो ये नोट लगा के लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं भाई फ्लो में। तो नोट लगा के लिखो, n factor of C is same in the reaction. N factor of the reaction of the C in reaction. N factor of C in the reaction will be same. सेम होना चाहिए। इफ लगा लो इसके आगे, इफ से और अच्छा, इफ यदि एन फैक्टर सेम होगा तो ही, बस यही एक कंडीशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आई नेगेटिव प्लस MnO4, ठीक है। बताइए किस में कन्वर्ट होगा, बड़ा आसान है यार। के MnO4 है, ठीक है, एसिडिक मीडियम है, HI रहा होगा, KI रहा होगा। आई को किस में चेंज करता है सर, I2 में। खुद किस में चेंज होता है, Mn+2। I2 प्लस H2O3, H2O3 2 नेगेटिव। I2 है किस में चेंज हो जाएगा सर, I नेगेटिव में, H2O4 माइनस में। नहीं ये गलत लिख दिया भाई, I नेगेटिव S4O6 है। चलिए कोई बात नहीं, S4O6 लिख देंगे हम तो, S4O6 2 नेगेटिव। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या ये सभी इक्विवेलेंस हैं कि नहीं है, ऑल आर।
इक्विवेलेंस और नॉट, ये बताना, ट्राई कीजिए। हो गया। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि कॉमन फैक्टर a प्लस बी सी प्लस डी, सी आ गया, डी कहीं आ नहीं रहा तो वापस से सी आ गया, c प्लस ई एफ प्लस जी फॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है c, तो वो c हमारा आ गया और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा अब n फैक्टर, n फैक्टर i नेगेटिव से i2। अब देखो ये वाली रिएक्शन बैलेंस है नहीं है ना बैलेंस। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ गेम हो जाएगा। देखो क्या है, ये I नेगेटिव का मतलब है एक माइनस का चार्ज, यहाँ पे क्या है 0, -1 से 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, नीचे वाले में देखेंगे I2 से किस में जा रहा है, I नेगेटिव में, बिल्कुल जा रहा है। तो वहां किससे 0 से -1 में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखा रहा है एक आयोडीन के लिए, लेकिन आयोडीन यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 के हिसाब से लिखते तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज सर 2 का, ऊपर वाले को ऐसा लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस का मतलब आई हमारा बैलेंस होगा, और अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 रहा होगा, अगर इस रिएक्शन के हिसाब से चले, जहाँ पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी ये 2 रहा होगा। इसी को हम ऐसे ही तो लिखेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडेशन पार्ट, रिडक्शन पार्ट। पहले में क्या है ऑक्सीडेशन, आई नेगेटिव, I2 में चेंज हो गया, क्या करोगे 2 I लगाओगे, कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में I2 है भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 I नेगेटिव में चला, यही तो लिखते हो। सो n फैक्टर विल बी 2, किस बेसिस पे बताया आपने, शाबाश सही है, रिएक्शन बैलेंस करके n फैक्टर इक्वल्स टू 2, n फैक्टर इक्वल्स टू 2। सो इक्विवेलेंस ऑफ I2 किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 नेगेटिव के इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ H2O3 2 नेगेटिव के, सारों के इक्वल होगा, बस इतना काफी है। समझ आया। हमें जो C पार्ट है, C इन द सेंस, C नहीं हमेशा C नहीं रहेगा, C इन द सेंस जो कॉमन पार्ट है उसका हमें क्या निकालना है n फैक्टर, वो भी कॉमन है दोनों में सेम है तो ठीक, अदरवाइज रिएक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतना देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ n फैक्टर से बता दोगे। नेक्स्ट रिएक्शन है I2 प्लस OH नेगेटिव, I नेगेटिव, IO3 नेगेटिव, यही है क्या, ठीक है भाई यही है। सेकेंड अपन यही रख लेते हैं, I नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 प्लस Mn प्लस 2, ये Mn है भैया। चलिए तो इसमें बताइए इक्विवेलेंस होंगे कि नहीं होंगे। हमने देखा ये हमारा कॉमन पार्ट है, यहाँ से यहाँ गए, वहीं 0 से -1 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, कर दो सर, तो 1 × 2 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज टोटल। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एक I है, एक I का क्या हो रहा है बेटा, एक और एक 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन हो, पहले चेक करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ये 0 से किस में जा रहा है -1 में, क्या हो रहा है सर रिडक्शन, वेरी गुड। 0 से किस में जा रहा है +5 में, क्या हो रहा है बताओ जरा सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो n फैक्टर विल बी, नीचे वाले का n फैक्टर 2, ऊपर वाले का n फैक्टर n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। आ जाओ देखिए जरा, ये I2 है तो 1 × 2 एक का चेंज है, तो कितने का चेंज हो जाएगा यहाँ पे 1 × 2 का, यहाँ पे कितने का चेंज है 5 × 2 का, तो क्या हो गया 2 × 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2, 10 है ना, हाँ 20 डिवाइडेड बाई 12 और 10 डिवाइडेड बाई 6, 5 डिवाइडेड बाई 3,
ये n फैक्टर और ये कितना n फैक्टर हमारे पास, क्या लिखा है 2, क्या ये दोनों सेम है सर? नहीं है, सेम नहीं है तो क्या नहीं होंगे, इक्विवेलेंस नहीं होंगे। बस क्या लिखोगे, इक्विवेलेंस ऑफ C is not equals to equivalence of MnO4 negative, MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे नहीं, इसको इक्विवेलेंस ऑफ C दोनों का क्या आएगा, डिफरेंट, खुद C का ही सेम नहीं है, तो आप क्या लिखो, इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 इज नॉट इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ OH नेगेटिव। समझे बात को जरा, बस इतना ही था इक्विवेलेंस। सो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए जरा सर, कहने का मतलब ये है कि हमें इक्विवेलेंस क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए N1 N2 N2 वाले रिएक्शन में। लेकिन अगर एक कॉमन आ जाता है क्या सीक्वेंस रिएक्शन में, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, उसका n फैक्टर निकाल के चेक करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी n से डिनोट करते हैं, जैसे मोलरिटी होता है वैसे ही नॉर्मलिटी होता है, कंपेयर करके चलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ए लीटर, यहाँ पे आ जाओ। अब इसको यहाँ पे पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स से होता तो नंबर ऑफ मोल्स से तो वहीं पढ़ लेते, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम इन लीटर। सही है ना, सही है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास सर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस मास, टोटल डिवाइड किससे, V लीटर। अब आपको बताया था गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस किसके इक्वल होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ऊपर चला जाएगा, किसके इक्वल होता है, ये वाली टर्म पूरी बताया था कि नहीं बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा किसके इक्वल है, मोलरिटी के, और ये हमारा क्या है, n फैक्टर, ये हमारी क्या है, नॉर्मलिटी। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी को नमन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होती है बेटा, नमन, नमन से न से नॉर्मलिटी, मैं से मोलरिटी, न से n फैक्टर। बस देखो कितना आसान है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, नंबर ऑफ मोल्स की वजह से डिफरेंस है बस। जरा बताइए फिर से, देखो नंबर ऑफ नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं कि गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हैं। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं कि सर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यहाँ पे लिखते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर ऊपर चला जाता, ठीक। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 50 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इन 50 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH एक्वस सॉल्यूशन। चलिए निकाल लीजिए, हो गया, बहुत सिंपल है। क्या लिखोगे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मूला लिख दो, नॉर्मलिटी आपके पास है ही 0.1 नहीं है, 0.5 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 50 ml है, 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में होगा। इधर आ जाओ, 0.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। सॉरी भाई, बहुत देर से अटकी हुई थी, कहाँ अटकी हुई थी, ट्रेन अटक जाती है ना, जैसे क्रॉसिंग नहीं हो रही थी। अब ठीक है, हाँ 5 इंटू 5 25, ठीक है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, 100 से डिवाइड, 2 जीरो और पहले पॉइंट लगा दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बस। अरे हलवा है हलवा। अब देखो
m इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई v, और नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं तो mv, यस और नो। यहाँ पे भी आ जाओ, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो n इंटू v नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये फॉर्मूला भी याद ही कर लो, समझने वाली बात है, याद करने वाली ज़्यादा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के लिए नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। तो डायरेक्ट कर देते हैं, ये नॉर्मलिटी है, ये वॉल्यूम है, कर दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लीटर में चेंज करके, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन था। सो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन होंगे, आप घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है। हम नॉर्मलिटी में आगे बढ़ते हैं। जैसे मोलरिटी डाइल्यूशन होता है वैसे ही नॉर्मलिटी में भी डाइल्यूशन हो। दो कंटेनर, हम H2O ऐड करते जा रहे हैं, ये दूसरा, ये मान लो कोई किसी टाइम पे नॉर्मलिटी N1 V1 थी, नॉर्मलिटी भी चेंज हो गई, वॉल्यूम भी चेंज हो गई। एक चीज है जो चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A, ये A है, इक्वल्स टू सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे अगर M1 V1 के केस में, यहाँ पे नंबर ऑफ, हमने सिर्फ वाटर ऐड किया बेटा, वाटर ही तो ऐड किया, क्या ऐड नहीं किया, सोल्यूट का पार्टिकल, और सोल्यूट के हम क्या निकल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ B, क्या कर दोगे, N1 V1 N2 V2, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। M1 V1 की जगह क्या आ जाएगा, N1 V1 N2 V2। चलिए क्वेश्चन कीजिए एक, लिखा कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म ऑन एडिंग, फॉर्म ऑन एडिंग 0.1 ml of 0.1 normal H2SO4, 0.1 ml of 0.1 normal H2SO4 प्लस नहीं टू 1 लीटर ऑफ H2O, टू 1 लीटर ऑफ H2। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी बतानी है, फॉर्म ऑन एडिंग, इसके अंदर हमने 1 लीटर ऑफ H2O ऐड कर दिया, बताओ। चलो करो। तो सर N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, इसकी नॉर्मलिटी बतानी है 1 लीटर ऐड करने की। N1 कितना है सर 0.1, V1 कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में हो गया, इक्वल्स टू N2 सर हमें निकालना है, V2 कितना हो गया बताइए जरा। सर V2 1 लीटर हो गया। अब देखो 1 लीटर में आप 0.1 ml मिला रहे हो, नेग्लिजिबल है, और अगर आप लिखना चाहो तो 1 लीटर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 ml, इसको क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट। आ गया क्वेश्चन, क्या लिखोगे 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू N2, 1 लीटर है तो ये 1 लीटर आ गया। बस पॉइंट हटा दो, 1 0, पॉइंट हटा दो 1 0, बताओ टोटल कितनी 0, 5। सो N2 इक्वल्स टू ऊपर चला जाए 10 की पावर -5, दिस इज नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, हाँ जी, अब वो चीज क्या है कि नॉर्मलिटी ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग के ऊपर मोलरिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मलिटी मिक्सिंग का केस, मान लो 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl है। ठीक है, आप इसको क्या ब्रेक करते हो, HCl ब्रेक इनटू H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यस और नो। सर बिल्कुल, हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन देख लेते हैं वैसे तो डायरेक्ट, अदरवाइज नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा,
सर 50 डिवाइडेड बाई 1000 N1 इंटू V1, N1 0.1। अब ये जितना है उतना H प्लस उतना ही Cl, क्योंकि एक एक आयन है तो लिख दो 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, ये भी कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000। सेकेंड लिखो, बिल्कुल सही है। 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी H2SO4, और इसी के साथ लिख देना 50 ml ऑफ 0.1 मोलरिटी H2SO4। ये डिफरेंस है दोनों में, देख लो कि सर H2SO4 है, कन्वर्ट होगा टू H प्लस आयन देगा, प्लस एक SO4 2 नेगेटिव देगा। H2SO4 है सर, बिल्कुल है बेटा, जो कि कन्वर्ट होगा किसमें 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। शाबाश, जय बात। ठीक है, चलिए जी, अब हम देखते हैं दिक्कत कहाँ आएगी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सर 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1, बिल्कुल सही है, जो कि एग्जैक्टली आ जाएगा हमारे पास। एक पॉइंट हटाया, एक जीरो आ गई, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 5 इंटू 10 की पावर -3 लिख देते हैं। ठीक है, ये भी कितना होगा सर, ये दो आयन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2, छोड़ो एक बार इसको कोमा, 5 इंटू 10 की पावर -3। ये ऐसा नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। चलिए इधर आ जाइए, इधर देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू सेम ही आएंगे, 5 इंटू 10 की पावर -3। इधर कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर -3। मोल्स कितने टाइम हो गए 2 टाइम, 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, और यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। नॉर्मलिटी में जब भी हम निकालेंगे, हम किसका यूज नहीं करेंगे, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट का। रीजन सर एन फैक्टर, रीजन सर एन फैक्टर। समझ में आई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल्स। इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, इक्विवेलेंस निकालने के लिए सॉरी, यहाँ पे है इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस अपन के पास गिवन है 5 इंटू 2, एन फैक्टर आपको पता हो तो एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू ऐसे निकालते हैं। अब इसी एन फैक्टर की वजह से क्या होगा कि जैसे ही हम इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका एन फैक्टर कितना है 2। अगर ये 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई 3 एन फैक्टर, 4 होता 4 से मल्टीप्लाई 4 से एन फैक्टर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नोट लगा के लिखो ये बात। इन केस ऑफ नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंस, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट इज नॉट टेकन। और यूज्ड। समझ रहे हो? क्या करना है कि नॉर्मलिटी के केस में स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट को नहीं यूज करना है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला केस क्या था डाइल्यूशन का, अब दूसरा केस देखो, तीसरा केस देखो। केस नंबर, चलो उसमें केस नहीं था, वो अपने आप में ही क्या था, डाइल्यूशन का केस था, ठीक है। when two compound not reacting with each other। मान लो पहला केस ये लेते हैं कि दो कंपाउंड है और एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे। पहला कंपाउंड मैं HCl ले लूँ, दूसरा भी मैं HCl ले लूँ, बताओ रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? सर रिएक्शन नहीं करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो एक्चुअली आप इसको ये भी बोल सकते हो मिक्सिंग का केस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आप क्या करते थे, मान लो मैं डिफरेंट 50 ml
ऑफ 0.1 मोलरिटी प्लस 100 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी HCl ले लेता, दोनों HCl है। मैं क्या करता था कि सर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, हम मोलरिटी निकालते थे रिजल्टेंट सोल्यूशन की, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम 50 प्लस 100 150 ml, मान लो समथिंग आ गया ये भी, बस ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे करना है। एन की जगह क्या आ जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। सो लाइक मोलरिटी, मोलरिटी बिल्कुल मोलरिटी, अगर मोलरिटी आपको अच्छे से आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बताइए जरा MR क्या हो जाएगा। हमने क्या किया, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस ये ऑन भी हो सकता है अगर एक से ज्यादा हो, वैसे हमने लिखा 2 ही है, ठीक है, आप समझ जाए। और मैंने यहाँ पे M लिख दिया, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ बस ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस आयन इन ए सोल्यूशन मेड बाई मिक्सिंग 300 ml। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी H प्लस आयन इन ए सोल्यूशन मेड बाई in a solution made by mixing of 300 ml of 0.2 normality HCl and 500 ml of 0.2 H2SO4। आपने ध्यान रखना है H2SO4 है, तो सर हम पहले करेंगे HCl जो कि कन्वर्ट होगा H प्लस Cl माइनस में, दूसरे को कन्वर्ट करेंगे H2SO4 जो कि कन्वर्ट होगा 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे प्लस बेनिफिट ये है कि जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इसके होंगे उतने ही नंबर ऑफ H प्लस के इक्विवेलेंस हो गए, तो आपको ये 2 टाइम्स नहीं करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl इक्वल्स टू H प्लस, ये तो लाइन लिखवाई थी, A इक्वल्स टू B प्लस C है, तो ठीक है। यहाँ A B और C के साथ रिएक्शन नहीं करा प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी यही है। बताइए जरा नंबर ऑफ HCl के इक्विवेलेंस क्या आ जाएंगे, कहाँ गया HCl पहले वाला 300 डिवाइडेड बाई 1000 V1 हो गया, इंटू N1 क्या हो जाएगा 0.2, 6 एक पॉइंट हट गया, डिवाइडेड बाई 1000 1 2 सॉरी एक ही 0 हो गया, 0.06 आ गया। आ जाओ इधर, 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.2, तो ये भी कितना है 0.2 ही होगा, नहीं है हाफ है, ठीक है, ओके। 1 2 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 0 0.1 आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। सो आगे लेना, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 0.06 प्लस 0.10 0.16। अब क्या लिखोगे, नॉर्मलिटी यानी रिजल्टेंट की क्या हो जाएगी, उसमें साथ में लिख सकते हैं N1V1, अलग से निकाल लो चाहे, क्या लिख दोगे बताओ, 0.16 डिवाइडेड बाई V1 V2 किधर गया 500 300 800 डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर चला जाएगा, 1 2 1 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे सर 2 0, 8 दूनी 16, ये 1 0, तो 0.2 नॉर्मलिटी आ गया। देखते हैं आंसर, हाँ इतना ही आंसर, तो बड़ा आसान सा काम था। जैसे M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 V2, नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकालते थे, टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई, ये देखो क्या है, N1V1 को करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C D, V1 ऑफ V2 V2, ऊपर टोटल नीचे भी टोटल, ठीक है।
तो नॉर्मलिटी इज जस्ट लाइक मोलरिटी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम की टर्म आ रही है, दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दोनों क्या है टेम्परेचर, बस एक छोटी सी चीज का डिफरेंस है. वहां पे हम मोलर मास यूज करते हैं, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास भाई साहब होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर. यहाँ पे एक एन फैक्टर की टर्म एक्स्ट्रा आ जाती. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन का दूसरा केस देख लेते हैं. ठीक है, आसान आसान से केस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे फिर. चलिए पहले केस देखते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन करते हैं. मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन, केस 2. पहले क्या थे, दोनों नॉन रिएक्टिंग थे. ठीक है, अरे रिएक्टिंग, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और सब्सटेंस. ठीक है, मॉलिक्यूल लिख लो, सब्सटेंस लिख लो, कंपाउंड लिख लो. बताओ जरा, आप बताओ. मैंने बताया था मोलरिटी में A प्लस बी रिएक्शन कर रहे हैं, C या D जो भी फॉर्म हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने देखा कि ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये दोनों पूरे यूटिलाइज हो जाएंगे, या दोनों में से एक तो बचेगा ही बचेगा. मान लो A बच गया, अब B लगाओ तो B भी लगा लो, जो आपका मन करे. इसकी वॉल्यूम 100 थी, इसकी वॉल्यूम 200 थी, तो टोटल वॉल्यूम बताओ पहले तो. सर 300. अब भैया ये तो रिएक्शन करके कुछ यूज हो गया, ये था 5 ग्राम. इक्विवेलेंस में लिखो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 5 मोल, और ये था 3 मोल. तो 3 मोल यूज हो गया, कितने मोल बच गए 2. अब सॉल्यूशन के अंदर A कितना बचा है बेटा 2 मोल, टोटल वॉल्यूम 300. तो ये मोलरिटी वाला हो गया. यही केस अगर नॉर्म इक्विवेलेंस के लिए होता कि 2 तो हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है, 300 टोटल वॉल्यूम. तो आपको बस यही करना है. आपने रिएक्शन में ये देखना है कि कौन एक्सेस में, जो एक्सेस में जितना बच जाएगा उसको आप क्या करोगे, इक्विवेलेंस निकालोगे उसका, और इक्विवेलेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल वॉल्यूम से. ये लो जी, बस इतना ही आसान काम है. समझ गए. और इसी को इन द सेंस कैसे लिख सकते हो आप, अगर फॉर्मूले में बनाओगे तो वहां पे आपने क्या किया था, ऐड कर दिया था. यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो वहां पे आपने क्या किया था, दोनों को ऐड कर दिया. यहाँ पे आप क्या करोगे, किसी एक का ज्यादा होगा, किसी एक का कम, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. मैं लिख देता हूँ, लेकिन वॉल्यूम वही ऐड रहेगी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए. पहला, 2 एसिड और बेस हैं, H2SO4 प्लस NaOH. H2SO4 प्लस NaOH जो कि रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं Na2SO4 प्लस H2O. ठीक है, 5 ml ऑफ 0.1, ये बोल रहा है कि ये है 500 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी. दूसरे भाई साहब हैं 250 ml ऑफ 0.1, 250 ml ऑफ 0.1. आपने बताना है सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी. क्या बताना है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन. चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, सर हम तो कुछ नहीं करते. सॉरी भाई. हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. लिमिटिंग रिएजेंट है कौन है. ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट वहां पे तो नंबर ऑफ मोल से निकाल लेते, तो यहाँ पे किससे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ NaOH. तो यहाँ पे स्टिकियोमेट्री की कभी जरूरत पड़ेगी ही या नहीं. तो आपको ये मानना है जब इसका एक इक्विवेलेंस यूज होगा तो इसका भी एक होगा, इसके 2 होंगे तो इसके भी 2 होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, निकालो इक्विवेलेंस. अरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1, कितना 1 2 2 0 कई, 0.5 डिवाइडेड बाई 10
0.05, इधर आ जाओ 250 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1, ये भाई साहब यहाँ आ गए 0.0250, ये पॉइंट मैंने लगा दिया, इसको हटा लो यहाँ से। चलिए देखते हैं, तो एक आ रहा है 0.05, एक आ रहा है 0.25, कौन सा ज़्यादा है सर? ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। और ये कितना ज़्यादा है? 0.5 माइनस 0.025, H2SO4 एक्सेस में है, ठीक है। कितना एक्सेस में है? 0.025। सो नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू 0.025, क्या निकाल लिया हमने? N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 250, 750, 750 को हम चेंज कर देंगे, डिवाइडेड में आएगा 1000, ऊपर चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौक 100, यहाँ पे 25 0.1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया भाई, ठीक है। या 1/30 लिख दो नॉर्मलिटी, बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल है, हमने क्या किया, इन दोनों को चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद हमें पता चला ये सोल्यूशन में बस यही बचेगा। और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बताओ जरा? ये बेस खत्म हो गया, एसिड बचा, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक, और हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई ऐसा केस बन जाए ये दोनों पूरे यूज हो जाएं, तो आप क्या करोगे? यानी H2SO4 प्लस NaOH दोनों यूज हो गए, दोनों यूज हो गए तो दोनों खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए तो ना तो एसिड ना बेस। अब सोल्यूशन में कौन है? तो आप इसके इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो, उसके आ जाएगा, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो नोट लगा के, ठीक है। क्या लिखोगे बताओ? इफ बोथ द रिएक्टेंट और ऑल द रिएक्टेंट, ठीक है, इफ बोथ द रिएक्टेंट फिनिश H है भाई H, ठीक है, फिनिश, देन Na2SO4's equivalence will be taken and total volume will be used। वॉल्यूम तो टोटली यूज होगी, लेकिन अब की बार इक्विवेलेंस Na2SO4 के यूज हो जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा Na2SO4 या प्रोडक्ट के, ठीक है। ऐसा कैसा आएगा नहीं, और प्रोडक्ट आपको सिंपल ही देगा बेटा, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चल रहा क्या है। H2O इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट है Na2SO4, ठीक है। आप देखो, आपको ये कैसे पता चलेगा सर ये नहीं है? आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, उससे H2O प्रोड्यूस हो रहा है, आपने ये वाली रिएक्शन इसलिए की थी क्या H2O मिल जाए? H2O के लिए तो आप H2O की रिएक्शन करोगे, ये किसके लिए की थी? Na2SO4 के लिए। H2O तो साइड में मिल गया हमको, ये मेन रिएक्शन हमने इसके लिए की है ना, ठीक है। तो बस सो यहाँ पे आपका नॉर्मलिटी खत्म होता है, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है, मास इक्विवेलेंट मास आपका खत्म होता है। तो इस चीज़ पे आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो आप सोल्व कीजिए, कोई अलग बुक से तो अलग बुक से आप सोल्व कीजिए, ठीक है। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।